नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। पिछले पार्ट में जो पार्ट 1 था उसमें हमने पढ़े थे जालोर के चौहान, और जालोर के चौहानों के बारे में क्या क्या पढ़ा वो सारा का सारा आपको मालूम है क्योंकि आपने पिछला पार्ट देख लिया होगा, वरना जाकर पिछले पार्ट को पहले देखिए क्योंकि उसके बिना इसका कोई मतलब नहीं है। आज है अपना पार्ट नंबर 2। कल हमने सामंत सिंह तक पढ़ लिया, सामंत सिंह, और उसके बेटे आगे कानड़ देव, कौन आएगा? कानड़ देव चौहान। और यहाँ तक लाकर टॉपिक को मैंने छोड़ दिया था और बताया था कि कल हम पढ़ेंगे कानड़ देव चौहान। तो आइए आज हम कानड़ देव चौहान के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि भाई कानड़ देव चौहान किस प्रकार का शासक था क्या नहीं था, वो सब हम इस वीडियो में करेंगे अध्ययन। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक राजस्थान का मैप। ये राजस्थान का रफ मैप बना लो। यहाँ पर है अपना जालोर, और जालोर में जो चौहानों की शाखा है उसका नाम क्या है? सोनगरा चौहान। जालोर के चौहान हैं यहाँ। और इधर है आपके गुजरात, और इस तरफ आपके एमपी मालवा, एमपी में है मालवा, और इधर है दिल्ली। तो ये हो गया यहाँ पर दिल्ली। अब होता क्या है, जो आपके ये था कानड़ देव चौहान, इसका शासनकाल कितना था? कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान का जो टाइमिंग पीरियड है वो है 1305 से 1311 ईस्वी तक, ठीक है। और 1311 ईस्वी में क्या हो जाएगा? ये जो शाखा हो जाएगा जालोर का, और इसी के साथ ही यहाँ पर जो सोनगरा चौहानों की शाखा है उसका हो जाएगा अंत। अब देखो, जब जालोर पर कानड़ देव चौहान का राज है 1305 से 11 में, तो उस समय दिल्ली का जो शासक कौन है, इसकी टक्कर में कौन है? तो इसकी टक्कर में है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। ये है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का टाइमिंग पीरियड कितना है? 1296 से लेकर 1316 तक। तो अब ये जो 1305 से 1311 वाला टाइमिंग पीरियड है, जो वो इसी के अंतर्गत आता है, इसी टाइम में। अब देखो, ये तो हो गया कि भाई इसकी टक्कर में ये रहेगा। अब हुआ क्या, कई गाइड में आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो कानड़ देव चौहान का जो शासनकाल है वो लिखा हुआ मिलेगा आपको 1296 से लेकर 1311 ईस्वी। ऐसा क्यों लिखा हुआ मिलता है? इसका एक कारण है। इसके जो कानड़ देव चौहान के पिताजी थे सामंत सिंह, तो अक्सर होता क्या है, जब राजा की मृत्यु हो जाती है तब बाद में उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो उत्तराधिकारी बनता है और उसकी जगह राज कार्य को संभालता है, उसका राज तिलक होता है वगैरह वगैरह। लेकिन सामंत सिंह जी को जब ये पता चला कि भाई कानड़ देव है, चूंकि वो योग्य है, वीर शासक है, और अलाउद्दीन खिलजी के अब आक्रमण वगैरह होने शुरू हो गए, क्योंकि ये बात है 1305 की, और इधर उससे पहले भी जो जलालुद्दीन के आक्रमण वगैरह हुए, तो अब इनको लगा कि भाई अपने बस की बात नहीं है। ये वैसे भी शांत प्रवृत्ति के आदमी थे, तो इन्होंने अपने जीते जी 1296 ईस्वी में ही इसको क्या बना दिया था, यहाँ का राजा बना दिया था, राजा घोषित कर दिया, और अपने जीते जी इसका राज तिलक भी कर दिया कानड़ देव चौहान का। लेकिन सामंत सिंह जी की मृत्यु हुई 1305 ईस्वी में। तो कई इतिहासकार हैं वो 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी मान लेंगे, और कुछ लोग बोलेंगे क्यों भाई, सामंत सिंह जी जिंदा थे लेकिन राजा तो बना दिया ना इसको, तो 1296 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी मानते हैं। ये दो कारण हैं। और कुछ मानते हैं कि बाप अभी जिंदा है तो बेटा राजा गाएगा, ठीक है, तो इस वजह से वो ये मानते हैं। तो ये दो कारण हैं। इस जो टाइमिंग पीरियड को लेकर आप ज़्यादा उलझना मत। अब कुछ भी हो, यदि आप ये मानो 1296 वाला, तो भी देखो टक्कर किससे हो रही है? अलाउद्दीन खिलजी से। और ये मानो तो भी टक्कर किससे हो रही है? अलाउद्दीन खिलजी से। अब देखो भाई, जालोर का शाखा तो होगा, अब युद्ध होगा किसके साथ? कानड़ देव का अलाउद्दीन खिलजी से। तो युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ? युद्ध के कारण भी होते हैं। तो युद्ध के कारण क्या क्या हैं, तो सुनो। कारण नंबर 1, जैसे कानड़ देव चौहान है वो कट्टर हिंदू शासक था। क्या था? कट्टर हिंदू शासक। और अलाउद्दीन खिलजी भी क्या था? कट्टर मुस्लिम शासक। दोनों की एक तो कट्टरता, धार्मिक कट्टरता। नंबर 2, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या था? महत्वाकांक्षी शासक था।
अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी मतलब आगे से आगे कुछ हासिल करने की इच्छा। साम्राज्यवादी शासक था, अपने एरिया को दिन रात बढ़ा रहा था। और इधर कानड़देव चौहान भी बहुत शक्तिशाली था। तो एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये वजह भी थी इनके बीच में युद्ध होने की। नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी जब भी, अब अलाउद्दीन खिलजी लूटने जाएगा तो कहाँ जाएगा, जहां पर धन धान्य से संपूर्ण हो। तो इधर गुजरात और इधर एमपी मालवा, ये दोनों ही धन धान्य से संपूर्ण प्रदेश थे। मतलब यहाँ पर धन पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो यहाँ पर वो लूटने के लिए जाता था। और गुजरात में एक शिवजी का मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, वहाँ पर बहुत मात्रा में सोना चांदी जेवरात रहते थे, भाई लोग चढ़ाते थे ये वो, वहाँ पर वो खूब सोना पैसा धन आता था। तो उसको लूटने के लिए भी जब ये सोमनाथ जाता तो बीच में क्या आता था, ये जालोर आता था। जब गुजरात जाता तो आपने जो सेना वगैरह को भेजता, तब भी ये चाहता था कि इसको मैं एक मुस्लिम चौकी की तरह इस्तेमाल करूं। तो ये सामरिक दृष्टि से भी ये क्या है, महत्वपूर्ण है। ये सोच रहा है कि यदि जालोर मिल जाए तो जालोर से हम गुजरात और एमपी मालवा दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो एक सामरिक दृष्टि से ये चीज भी है, इस वजह से भी यहां पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। अब और भी कारण है, तो एक बार इसको रब कर दूं और बताऊं आपको आक्रमण के रीजन। अब देखिए, ये यहां तक कर दूं रब, ये यहां पर है अपना जालोर और इधर गुजरात और इधर है अपने एमपी। अब होता क्या है कि एक बार जो जालोर दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी गुजरात सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। तब बताते हैं कि जब ये सेना इधर से निकलेगी तो कानड़देव चौहान है, चूंकि हिंदू शासक है, वो इसको क्या करेगा, मना ही करेगा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कोई धर्म पुण्य का कार्य करने नहीं जा रहा है, वो जा रहा है एक हिंदू मंदिर को लूटने के लिए। तो ये एक कारण था। और दूसरा कारण ये था कि मतलब जब यहाँ आया तो वो सेना जब उसके अंदर से निकलती, राज्य के अंदर से, तब वहाँ की खेती उजड़ती, वहाँ पर नुकसान भी होता था इनको। तो इस वजह से इसने किसको मना कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी को। तब बताते हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी इधर मेवाड़ साइड से इधर से निकल गया, कुछ बताते हैं अन्य राज्यों से होता हुआ पास में से निकल गया। अन्य राज्य मतलब अब जैसे देखो, ये मेवाड़ है, ये अपने आप में राज्य है, इधर जालौर वाला इसके एक राज्य, तो वो अपना एक पूरा देश हुआ करता था, उनका अपना सिस्टम था, सबकी बाउंड्री बॉर्डर बने हुए थे। तो बताते हैं कि ये साइड में से निकल गया जब इसको जाने नहीं दिया, और गुजरात गया, वहां से ढेर सारा सोना चांदी वगैरह लूटा। किसने? इसके सैनिकों ने। ये अलाउद्दीन खिलजी कुछ खुद नहीं था, मतलब इसके सेनापति वगैरह वो लोग थे। तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर से धन लूट लिया और वापस आए। तब यहाँ पर वो घटना हुई थी, मैंने बताया था आपको रणथंभौर वाले चौहान पटाते समय, कि वो मोहम्मद शाह होता है जो मंगोल नेता होता है, धन के बंटवारे को लेकर लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो वो रणथंभौर भाग जाता है। अब उसके बाद में यहाँ क्या होता है, वो तो चलो भाग गया। अब ये बीच में से निकल कर आते हैं ये जो उल्लू खां, नुसरत खां और इनके नेतृत्व में इनकी सेना। तब वो क्या कहते हैं, खूब सारा धन लूटा हुआ रहता है, तो जोश जोश में आकर वो निकल जाते हैं इनके यहाँ बीच में से। कहाँ से निकल गए? जालोर के अंदर से। जैसे ये आप मान लो पूरा का पूरा जालोर है, तो ये जालोर के अंदर से गुजरना शुरू हो गए, इनकी परमिशन के बिना, कानड़देव चौहान की इनकी परमिशन के बिना यहाँ से निकलना हो गए शुरू। क्योंकि जोश में थे कि आएंगे तो लड़ लेंगे, खूब धन वगैरह था पास में लूटा हुआ, खुशी खुशी के मारे। तब बताते हैं, और साथ ही साथ ये गए तो सोनगरा जो चौहान थे, तब पहली बात तो परमिशन जाते समय दी नहीं और आते समय इन्होंने ली भी नहीं। और वहाँ गए तो सोमनाथ मंदिर से मूर्तियाँ वगैरह खूब तोड़ फोड़ किया। वहाँ पर हिंदू जो मूर्तियाँ थी, हिंदू देवी देवताओं की, उन मूर्तियों को तोड़ दिया, शिवलिंग को खंडित कर दिया, और अपने साथ वापस कहाँ ले जा रहे थे? दिल्ली ले जा रहे थे। तब ये बात जब कानड़देव चौहान को पता चलती है, तो कानड़देव चौहान का एक बेटा था विरमदेव और एक इसका सेनापति था जेता। तो बताते हैं जेता और विरमदेव ने इनकी टुकड़ी पर कर दिया था आक्रमण, और इतना जबरदस्त आक्रमण किया, पूरी की पूरी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को तितर बितर कर दिया। और इनसे जो धन वगैरह था वो यहीं पर पीछे छूट गया जब ये यहाँ से भागे। इनसे मूर्तियाँ वगैरह सारी छीन ली, और बताते हैं जो शिवलिंग के 5 टुकड़े कर दिए थे इन्होंने, वो वापस लाके इन्होंने अपने यहाँ पर 5 गांवों में स्थापित किए सम्मान पूर्वक, और क्या बना दिए? मंदिर बना दिए। अब ये भागे भागे गए कहाँ? दिल्ली जाकर बताया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, कहाँ है धन?
कहाँ हैं वो तोड़ी हुई मूर्तियाँ, क्योंकि ये कट्टर था। तो बताया कि भाई साहब जी मूर्तियाँ तो क्या, हमको तो ऐसा धोया विरमदेव ने, जेता ने, खतरनाक तबाही मचा दी। तो इस वजह से भी इनके बीच में क्या हो गई, टकरार हो गई। तो ये भी एक कारण बताते हैं। और क्या कारण होता है देखिए। अब होता क्या है, वापस मैप बनाऊं। जब ये बात पता चल गई यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को और यहाँ पर, तब वो गए, तब बताया कि भाई कौन था, कि भाई आपको मारा कौन, किसने, बोले कि विरमदेव ने। विरमदेव कौन है, कि कानड़देव चौहान का बेटा है। तब बताते हैं कि विरमदेव को इन्होंने आमंत्रित किया अलाउद्दीन खिलजी ने कि एक बार दिल्ली आओ, हम देखना चाहते हैं इतना वीर सुंदर अष्ट पुष्ट ऐसा कौन है भाई योद्धा। तो बताते हैं कानड़देव चौहान, इनको स्टोरी तो मालूम थी कि भाई देखो रणथंभौर वाले वहाँ पर वो वीर नारायण पंवार वगैरह गए, उनको जहर देकर मार दिया, कहीं वैसा ही ना कर दें। लेकिन फिर भी ये बाद में मान जाते हैं और विरमदेव को भेजते हैं इसके दरबार में। तो वहाँ पर गया और बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ गेस्ट बनकर रहा काफ़ी दिनों तक। और बताते हैं कि इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी होती है फिरोजा। तो फिरोजा विरमदेव से एक तरफा प्रेम करना शुरू कर देती है। एक तरफा इसको क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। अब ये काफ़ी दिनों तक इसने इसको तो बोला नहीं, विरमदेव को तो। अब हुआ क्या, धीरे धीरे प्रेम प्रगाढ़ हो गया। तब ये फिरोजा है वो अपनी माँ को बताती है सारी बात, और ये बात इसकी माँ बताती है अलाउद्दीन खिलजी को। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चलती है, हालांकि ये कट्टर मुस्लिम शासक था, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए बोलता है कि चलो फिर भी ठीक है। तब जब विरमदेव वापस रवाना होना शुरू हुआ, तब इसको विरमदेव को बोला कि भाई विरमदेव एक बात है। कि बोले क्या बात है, कि बात ये है कि हम अपनी बेटी फिरोजा का विवाह है वो आपके साथ करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा देखिए हमारे हिंदू संस्कृति में हमारे वो पिताजी दादाजी हैं वही रिश्ता तय करते हैं, तो आप उन्हीं से बात करना। ऐसा करके ये अपना पीछा छुड़ा के कहाँ आ जाता है, वापस जालोर। क्योंकि विरमदेव को मालूम था कि यदि मना कर दिया तो ये यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। तो विरमदेव आ जाता है यहाँ पर वापस आते ही ये बात सारी की सारी बताता है कानड़देव को। हालांकि कानड़देव ने फैसला छोड़ा था विरमदेव पर। बोले कि विरमदेव अब आपका फैसला है, बता दो, यदि आपकी इच्छा हो तो हम वो आपकी वहाँ पर शादी कर देंगे। लेकिन ये बताता है विरमदेव कि इसको ये शर्त मंजूर नहीं थी विरमदेव को। अब इन दोनों को पता चला बाप बेटों को कि भाई यदि मना किया तो सीधा ही क्या होगा, युद्ध होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे युद्ध की क्या कर लेते हैं, तैयारियां कर लेते हैं। क्योंकि मना निश्चित तौर पर करना है, और मना करते ही 100% क्या होगा, युद्ध होगा। तो ये अपना क्या करते हैं, इधर दुर्ग वगैरह को सुरक्षित करते हैं, दुर्ग की जो दीवारें वगैरह ऊंची करवाते हैं, दुर्ग को मजबूत करते हैं, हथियार वगैरह सब अपने अच्छी सी तैयारियां करते हैं। पानी कि भाई बाहर से घेराबंदी हो जाए तो अनाज की, जल की व्यवस्था, तालाब कुंड जो भी बावड़ियाँ वगैरह बनानी होती है वो ये लोग बनाते हैं। और इधर से बार बार अलाउद्दीन का कोई आता है सैनिक वगैरह पूछने कि भाई बताइए हमारे बच्ची की एज बढ़ती जा रही है फिरोजा की, क्या करोगे। तो ये हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात टालते रहते हैं कि भाई अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी दादो जी चालता रिया, अभी परदादो जी चालता रिया। तो ऐसे बोल बोल के और शादी को क्या करते हैं, आगे खिसकाते रहते हैं। और फिर जब इन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली, तब इन्होंने सीधा ही क्या कर दिया, मना। अब मना करते ही इसके बाद युद्ध होना क्या है, तय है। तो एक कारण ये भी आता है, ठीक है। और क्या कारण होता है, और एक कारण बताते हैं इसमें कि एक बार जो ये था आपके मंत्री इसका अलाउद्दीन खिलजी का, बोलते हैं कि वो यहाँ पर क्या करता है, लेके आता है अपनी सेना लेके आता है। लेकिन उस सेना को पराजित कौन कर देता है, कानड़देव कर देता है, ठीक है। तो मतलब ये घेराबंदी करते हैं लेकिन इनको सफल नहीं होने देता है, कौन, कानड़देव। क्योंकि कानड़देव चौहान खुद भी क्या था, एक वीर शासक था। जब इसने इसको सफल नहीं होने दिया तो इसकी सेना कहाँ लौट जाती है, वापस लौट जाती है। तब बताते हैं कि उसके बाद में जब ये यहाँ से वापस लौट गया, विफल कर दिया, तो ये आक्रमण होता है आपके 1305 ईस्वी की बात है। बताते हैं कि फरिश्ता बताता है कि भाई 1305 ईस्वी में जो एक सेनापति आता है एन उल मुल्क मुल्तानी, ये आक्रमण होता है इसके नेतृत्व में। यह सेना लेकर कहाँ पर आता है, जालोर। क्यों, कब आता है,
जब भाई विरमदेव ने साफ साफ शादी के लिए कर दिया मना, तो अब सीधा ही क्या होगा, आक्रमण होगा। तो आक्रमण करने के लिए कौन सेना लेकर आएगा, एन उल मुल्क मुल्तानी है वो यहाँ पर सेना लेकर आएगा, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सेना का नेतृत्व करता हुआ। लेकिन यहाँ के जो वीर शासक हैं उन्होंने क्या कर दिया, इस जो आक्रमण को कर दिया विफल। तो उसके बाद में ये एन उल मुल्क मुल्तानी, ये एक ही नाम है ना, एक ही भाई वीर के, तब ये वापस लौट जाते हैं। अब बताते हैं कि ये जब यहाँ से वापस लौट जाते हैं तो कानड़ देव को चौहान है उसको अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से क्या मिलता है, न्योता मिलता है कि भाई चलो ये लड़ाई वगैरह छोटी मोटी हो गई तो हो गई। ये बात कुछ इतिहासकार बताते हैं, कुछ इसको नहीं मानते। तो बताते हैं कि जब ये कानड़ देव जाता है इसके पास में, और वहाँ पर ये अलाउद्दीन खिलजी ऐसे एक लाइन बोलता है कि भाई ऐसे कोई राजपूत शासक नहीं है जो मेरे सामने टिक जाए। तो इस बात को लेकर इनके बीच में हो जाती है तकरार। तब ये कानड़ देव चौहान बोलते हैं कि ये बात तो मैदान में ही पता चलेगी, कभी आना मैदान में। तो बोलते हैं ये भी एक इनके बीच में युद्ध का क्या हो गया था, कारण हो गया था। अब ये तो थी स्टोरी युद्ध होने की कि भाई किस किस वजह से युद्ध हुआ। तो मैंने बता दिया आपको पहले, सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट, धार्मिक कट्टरता, ये फिरोजा वाली कहानी। जैसे ही फिरोजा के से शादी करने को किया मना, तो एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में आई यहाँ पर सेना ने किया आक्रमण, और इस आक्रमण को विफल कर दिया कानड़ देव चौहान और उसके जो वीर सेनापति सैनिकों वगैरह ने। तो जब ये आक्रमण हो गया विफल, सेना जाती है वापस। उसके बाद में कानड़ देव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर बुलाता है और वहाँ पर वो लाइन बोलता है। उस लाइन को लेकर इनके बीच में दूरियां और क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक दूसरे को लेकर दुश्मनी और ज़्यादा गहरी हो जाती है। अब अलाउद्दीन की सेना आएगी वापस, तो अब वो चीज़ बताते हैं आपको। अब भाई ये जो एन उल मुल्क मुल्तानी ने कर दिया आक्रमण, इसका काम खत्म। अब इसके बाद में क्या होगा, कानड़ देव चौहान वहाँ पर वो अपनी लाइन वगैरह है वो बोल के आ गया है कि भाई ये बात तो मैदान में पता चलेगी कि कौन से राजपूत तुम्हारे सामने टिकते हैं और कौन से नहीं टिकते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, अब अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है पूरी तरह से लाल पीला, और वो क्या करता है, फिर से अपनी क्या भेजता है, सेना भेजता है। इस बार वो सेना कहाँ पर भेजेगा देखना, ये है जालोर, और इधर है सिवाना बाड़मेर। सिवाना जो अभी कहाँ पर है, बाड़मेर में, और इधर है दिल्ली। अब क्या हुआ, 1305 में वो घटना हो गई जो एन उल मुल्क मुल्तानी वाली, ये हो गई 1305 में। अब 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी है वो अपनी सेना भेजता है, सेना नायक नाहर खां मलिक एवं खांदा दरा भोज, इनके नेतृत्व में। नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। इनके नेतृत्व में भेजता है सेना, और सेना भेजेगा सिवाना बाड़मेर। भाई यहाँ क्यों नहीं भेजी इसने, जैसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग था, जहीन दुर्ग, वैसे ही सिवाना जो बाड़मेर वाला दुर्ग है उसको ये जो जालोर दुर्ग है इसकी क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं। तब क्या होता है, जो ये सेना आती है और इस सेना की सीधी टक्कर किससे होती है, यहाँ सिवाना जो बाड़मेर वाले शासक हैं उससे। और सिवाना का जो दुर्ग है, ये दुर्ग है वो एक पहाड़ी पर बना हुआ है, और उस जो पहाड़ी का नाम है वो है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी पर ये बाड़मेर का जो ये सिवाना का किला बना हुआ है, और इसका जो निर्माता है उसका नाम है वीर नारायण पंवार। ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा ना, आप अभी सिर्फ सुनिए इसको। और यहाँ पर जो इस किले की जो रक्षा कर रहे हैं वो कौन है, सातल देव, इसका नाम शीतल देव भी लिखा हुआ मिलेगा, सातल देव और सोम। और ये दोनों कौन थे, कानड़ देव के भतीजे। ये क्या कर रहे हैं, इस सिवाना बाड़मेर किले की क्या कर रहे हैं, रक्षा। तब होता क्या है, 2 जुलाई, ये बाद में बता दूंगा डेट, पहले ये देखो। अब होता क्या है, इनके बीच में सातल देव और सोम की टक्कर सीधी किससे होती है, जो सेना नायक थे नाहर खां मलिक और खांदा दरा भोज के बीच में। इनके बीच में घमासान युद्ध होता है, और उसमें सेना नायक नाहर खां मलिक और खांदा दरा भोज जो अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक थे वो दोनों के दोनों मारे जाते हैं। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है तब ये कहते हैं कि भाई हमारे सेना नायक मारे गए हैं। जो सातल देव और सोम थे उन्होंने बहुत ही वीरता का प्रदर्शन किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि भाई ऐसे सेना का मनोबल डाउन हो जाएगा, साथ ही साथ जो साख थी दिल्ली की, भाई दिल्ली जो सुल्तान था उसकी खुद की पेट होती है, तो उस पर भी क्या लगेगा, दब्बा लगेगा। तो ऐसा सोचकर अलाउद्दीन खिलजी है वो स्वयं विशाल सेना लेकर कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है सिवाना बाड़मेर। और कमालुद्दीन गुर्ग
कमालुद्दीन गुर्ग था वो क्या कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व है। तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में उसने बाड़मेर के किले को चारों ओर से घेर लिया। और ये किस तारीख को घेरा, 2 जुलाई 1308 ईस्वी को इस किले को इसने क्या कर लिया, घेर लिया। अब बताते हैं, अब देखो हर जगह गद्दार तो होते ही हैं, तो यहाँ पर भी एक गद्दार होगा, उसका नाम था बावला। अब इस गद्दार ने क्या किया, ये जो बावला गद्दार था, अब भाई जैसे बाहर से घेराबंदी हो गई 2 जुलाई 1308 ईस्वी को, अब घेराबंदी होगी तो अंदर क्या होगा, किले के अंदर कोई अनाज, कोई जल वगैरह कुछ भी बाहर न तो आ सकता है और न जा सकता है। तो अब निश्चित तौर पर अंदर क्या होगी, जो जल और अन्न की क्या होगी, कमी होगी। और इधर अलाउद्दीन खिलजी को डर रहता कि भाई हम यहाँ आए हुए हैं तो पीछे से मंगोल आक्रमण करके दिल्ली वाली गद्दी ना छीन ले। तो अब अलाउद्दीन क्या करता है, वहाँ कोई ना कोई गद्दार ढूंढेगा कि भाई यहाँ कोई आदमी ऐसा मिल जाए जिसे हम लालच देकर अपनी ओर मिला लें और उसके बाद में किले के अंदर के उससे क्या पूछ लें, राज पूछ लें। तो ऐसा ही हुआ, यहाँ पर बावला है वो निकलता है गद्दार। बावला क्या करता है, जो इसके किले के अंदर एक बांडेलाव नाम का तालाब बना हुआ है, ये पानी का एकमात्र स्रोत था और उसमें इसने गो रक्त मिला दिया। अब गो रक्त मिला हुआ पानी कौन पिएगा भाई, कोई नहीं पिएगा ना। तो अब क्या होता है, अंदर आ जाएगी पानी की कमी, तो पानी नहीं होगा तो बस जल ही जीवन है। तो इस कारण से जो सातल देव और सोम हैं उनको दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। अब चूंकि बाहर इतनी विशाल सेना है और अंदर सेना संख्या की दृष्टि से भी क्या थी, कम, तो सातल देव और सोम हैं वो सिर पर केसर या पट्टा धारण करके और सारे राजपूत जो वीर थे वो मुगल सेना पर, जो मुस्लिम सेना थी इनकी अलाउद्दीन खिलजी की, उस पर टूट पड़ते हैं और क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो सातल देव और सोम तो क्या कर लेते हैं, केसरिया, और पीछे इनकी जो रानी होती है, सिवाना में जो जौहर हुआ था ना, वो मेणा दे के नेतृत्व में हुआ था। उस मेणा दे के नेतृत्व में इन वीरों की जो वीरांगनाएं होती है वो क्या कर लेती है, जौहर। और इस प्रकार से यह शाखा कंप्लीट होता है 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में ये सिवाना का जो शाखा होता है वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये 2 जुलाई 1308 ईस्वी को इन्होंने की थी घेराबंदी और 10 नवंबर 1308 को इस किले को जीत लिया। ठीक है, ये हुई स्टोरी। अब इस किले को जीतने के बाद कमालुद्दीन गुर्ग को ही अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, ये किला सौंपता है और खुद कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। अब ये पीछे से यहाँ से लूटपाट करके और यहाँ के जो सैनिक थे, जो यहाँ के सैनिक बचे कुछ जिनको इन्होंने क्या बना लिया, कैदी बना लिया, उनको लेकर कहाँ जा रहे थे, पीछे से दिल्ली। और तभी यहाँ पर जो कानड़ देव के जो बेटा वगैरह था और इसका जो सेनापति जैता वगैरह ने इन पर क्या कर दिया था, वापस जाते समय आक्रमण करके जो इनके जो सैनिक थे कैदी बनाए हुए उनको छुड़ा लिया और तुर्कों को भी यहाँ से भगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा भाई, 1308 ईस्वी में यहाँ किया आक्रमण। अब जब ये बात पता चलेगी इधर अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई अभी अभी मैं जीत के आया हूँ और पीछे से इन्होंने वो टांग अड़ा दी, अभी तो इनको छेड़ा ही नहीं, तो अब होगा क्या, अब आक्रमण होगा 1311 ईस्वी में वापस किस पर, कानड़ देव चौहान पर। अब ये आक्रमण किस प्रकार से होता है वो देखिए। अब जालोर पर आक्रमण होगा। इतनी देर सिवाना पर हो गया, अब होगा जालोर पर। और कब होगा, 1311 ईस्वी में। यहाँ पर भी कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सेना लेकर आता है और यहाँ पर इसी किले की क्या कर लेता है, चारों ओर से जालोर वाले किले की कर लेता है घेराबंदी, चारों ओर से घेराबंदी कर लेता है। तो अब अंदर भाई इन्होंने हालांकि व्यवस्था तो कर ली थी पहले ही, इनको मालूम था कि भाई फिरोजा से शादी नहीं करेंगे तो हमला तो हम पर होना है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, गद्दार सब जगह निकलते हैं, यहाँ पर भी ये गद्दार निकलेगा, एक विश्वासघाती निकलेगा, उसका नाम था दैया बिक्का। ये दैया बिक्का बिक गया। ठीक है, इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी को जो किले के अंदर के सारे राज बता दिए। बताते हैं कि एक सुरंग थी, इस सुरंग के बारे में बाहर वाले को किसी को मालूम नहीं था और इस सुरंग के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के जो ये कमालुद्दीन गुर्ग वगैरह थे, इनको किसने बता दिया, दैया बिक्का ने बता दिया। दैया बिक्का ने बता दिया कि भाई अब किले को तो गेट वगैरह तोड़ने इनको भाई संभव नहीं था अलाउद्दीन खिलजी की सेना के लिए। तो दैया बिक्का ने कहा उधर से एक सुरंग है, सीधा ही किले के अंदर एंट्री कर जाना। तब ये सीधे ही इस किले के अंदर एंट्री कर जाते हैं।
तब होता क्या है, जब ये दैया बिक्का इस सुरंग के बारे में इनको बताता है ना, तो ये बात जाकर अपनी पत्नी को भी बताता है दैया बिक्का कि देख ये इतना धन देंगे हमको, यहाँ का राजा बना देंगे, ये वो, इनको भाई लालच तो दिया ही था दैया बिक्का को। जब ये बात अपनी पत्नी को जाकर बताता है कि भाई मैंने किले के राज बता दिए उनको, तो दैया बिक्का की जो पत्नी होती है उसने इसकी क्या उड़ा दी, गर्दन उड़ा दी, इसको मौत के घाट उतार दिया कि भाई ऐसे गद्दार के साथ में रहकर भी क्या करूंगी। और इसकी पत्नी भागती हुई जाती है और जो कानड़देव चौहान है उसको जाकर बताती है कि भाई जो दैया बिक्का था मेरा पति, उसने वो गद्दार निकला और उसने सारा का सारा राज किसको बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति वगैरह हैं उनको ये राज बता दिया। तब जाकर ये कानड़देव चौहान और इसका बेटा विरमदेव चौहान ये अलर्ट होते हैं। तब तक ये सेना कहाँ एंटर कर जाती है, किले के अंदर। फिर इनके बीच में होता है घमसान युद्ध, और उस युद्ध में कानड़देव चौहान विरमदेव ये सभी क्या होंगे, शहीद होंगे, क्योंकि इनको मालूम चल जाता है कि भाई अब सुरंग का पता बता दिया तो सेना आ रही है अंदर। सिर पर केसरिया पट्टा धारण करते हैं और इस अलाउद्दीन की जो सेना से भिड़ जाते हैं। अब चूंकि मालूम था कि इतनी विशाल सेना के सामने जो ये राजपूत वीर हैं वो कम ही हैं, सैनिक हैं वो कम हैं, तो नो डाउट ये क्या होंगे, शहीद होंगे। तो इनकी जो रानियां, इनकी जो वीरांगनाएं थी, उन्होंने क्या किया था, यहाँ की जो रानी थी जैतल दे, उस जैतल दे के नेतृत्व में क्या करती है जौहर, और विरमदेव कानड़देव ये सभी क्या करते हैं, केसरिया। और इस प्रकार से ये साका होता है कंप्लीट। कब होता है, 1311 ईस्वी में ये साका होता है कंप्लीट। अब देखो, अब अलाउद्दीन क्या करता है, जहां पर भी जाता है वहां पर साका वगैरह ये हो जाते हैं, उस किले को जीत लेता है, उसके बाद में उसका नाम चेंज कर देता है। तो ये जो सिवाना दुर्ग था इसका नाम चेंज करके और इसका नाम रख दिया खैराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया। और जालोर, जो जालोर दुर्ग था, एक सेकंड रुकना, ये जो जालोर दुर्ग था, इस जालोर दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या कर दिया, जलालाबाद। इसका नाम जलालाबाद रख दिया। उसके बाद में इसके अंदर एक मस्जिद भी बनाता है, उसका नाम रखता है अलाउद्दीन की मस्जिद, जिसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं अलाई मस्जिद। ठीक है, इसका निर्माण करवाता है। अब क्या होता है आगे, भाई विरमदेव मर गया, अब फिरोजा का क्या होगा। अब बताते हैं कि भाई विरमदेव है, उसका शव यहाँ से ले जाते हैं दिल्ली। दिल्ली ले जाकर फिरोजा को बताते हैं कि भाई इसके पापा बोलते हैं कि ले बेटा फिरोजा, जिंदा नहीं तो मुर्दा ही, लेकिन लेके जरूर आए हैं तेरे लिए। तब ये देखती है फिरोजा उसका चेहरा देखने के बाद फिरोजा हो जाती है, पूरे रो रो कर हो जाता है उसका बुरा हाल। और ये फिरोजा है तो उसके विरह में कि भाई अब उसका जो प्रेमी था वो नहीं रहा, इस चक्कर में फिरोजा जाकर दिल्ली में जो नदी होती है यमुना, उस यमुना नदी में क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। अब इतिहासकार तो अलग अलग खूब बताते हैं, कवि वगैरह बढ़ चढ़ कर बताते हैं कि भाई विरमदेव का जब शव उधर लेकर गए तो उस शव को जब देखा फिरोजा ने, तो शव का मुंह है वो दूसरी साइड हो गया। अब ये तो अतिशयोक्ति होगी ना, कोई मरा हुआ आदमी कोई मुंह थोड़ी फेर सकता है। और भी बताते हैं कि जो ये फिरोजा थी, ये फिरोजा अपनी माँ को जाकर बोलती है कि अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती और अब मैं क्या करूँगी, आत्महत्या करूँगी। और बोलते हैं कि ये अपनी माँ से इजाज़त लेके यमुना में कूदती है, तो माँ कूदने थोड़ी देगी। अब ये बात है। और इसमें एक नाम और इम्पोर्टेंट है कि जो फिरोजा की जो धाई माँ थी, धाई या जो दाई वगैरह बोलते हैं ना, तो उसका नाम भी कई बार पूछ लेते हैं कि भाई जो फिरोजा की धाई कौन थी। धाई मतलब जो लालन पालन करने वाली, तो उस धाई का नाम था गुलबी हिस्त। गुलबी हिस्त, ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप चिंता मत करना। जितनी मैंने यहाँ पर ये जो सारी स्टोरी बताई है ना, यहाँ पर समझाइए, ये सारी की सारी नोट्स में अच्छे से लिखी हुई है। अब हम पढ़ते हैं नोट्स को, तो आ जाइए नोट्स पर और इसको आराम से समझते हुए पढ़ते हैं। तो ये नोट्स है वो इस साइड है, एक सेकेंड, ये रहे। अब देखो, आज है ना पीडीएफ में एक फिल्टर डाला है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना हल्का हल्का ब्लू ब्लू, तो इससे क्या होता है, मैंने सुना कि ये आंखों के लिए थोड़ा ठीक रहता है। बताते हैं कि सर आप इसको ज़्यादा वाइट कर देते हो, तब जो हम वीडियो देखते हैं नाइट में वगैरह तो आंखों पर जोर पड़ता है, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वाला जो फिल्टर है वो कैसा लगा आपको जब पीडीएफ को इस प्रकार का कर देते हैं। हालांकि लिखा हुआ तो वाइट पेज पर है ना। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं, आराम से समझते हुए पढ़ेंगे। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए ना तो 2 बार देख लेना,
जरूरी नहीं कि भाई, ऐसा तो है नहीं कि अपन सुपर माइंडेड हैं, एक बार देखा सेव, एक बार देखा और सेव, ठीक है। तो बार बार रिपीटेशन से, प्रैक्टिस मेड ए मैन परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके दिमाग में ये डाटा वगैरह स्थायी होते जाएंगे। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं पीडीएफ को। देखो 1298-99 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात आक्रमण के दौरान सोमनाथ जो मंदिर था शिव जी का, उसको लूटा, वे शिवलिंग तोड़ दिया। वापस जाते समय जालोर की सेना ने मंत्री जेता देवड़ा वे वीरमदेव ने इन पर क्या किया था, आक्रमण किया और इनसे शिवलिंग व अन्य सामान छीनकर सेना को भगा दिया तथा शिवलिंग के 5 टुकड़ों को 5 अलग अलग गांवों में स्थापित करवाया। अब देखो इसमें जो कहानी है ना, वो मैं पूरी की पूरी नहीं लिखूंगा नोट्स में लिखूंगा मेन फैक्ट। अब जितना मैंने बोला है इतनी देर में पूरी कहानी लिख दूं, तब आप एग्जाम के टाइम क्या क्या रिपीट करोगे। तो एग्जाम के टाइम करने हैं आपको, रिपीट करने हैं फैक्ट। और जो कहानियां हैं वो इसलिए सुनाई जाती है ताकि दिमाग में आपके क्या बन जाए, ढांचा बन जाए, एक स्ट्रक्चर बन जाए। आगे बढ़िए। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर क्या किया था, आक्रमण। ये आक्रमण वाली अब स्टोरी याद आ गई आपको कि भाई वीरमदेव जब यहाँ से वापस आता है, पहले तो ये क्या करता है, सेना को लूट लेते हैं, शिवलिंग वगैरह छीन लेते हैं। और जब ये बात वहां जाकर अलाउद्दीन के सेनापति बताते हैं कि भाई ये बात हुई राजा जी हमारे साथ, बोले कौन थे, कि कानड़ देव का बेटा था वीरम, एकदम बाहुबली पिक्चर के जो प्रभास हीरो की तरह लड़ रहा था। बोले कि अच्छा, तो उसको हमें भी देखना है। तो बुलाता है उसको कहाँ पर, यहाँ दिल्ली गेस्ट के रूप में रखता है। और जब वहां पर रखता है शादी का प्रस्ताव, तब वीरमदेव आ जाता है वापस। अब वीरमदेव ने किला कर लिया मजबूत और बोल दिया कि अब हम क्या नहीं करेंगे, फिरोजा से शादी। और जब फिरोजा से शादी को लिए किया मना, तब सीधा ही 1305 ईस्वी में इस बात को लेकर कि भाई शादी नहीं की, भाई हमारा प्रस्ताव कैसे ठुकराया। तो इस वजह से 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर पर क्या होता है, आक्रमण। लेकिन इस आक्रमण को बताते हैं कि जो कानड़देव चौहान ने सफल नहीं होने दिया। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं कि जब इतनी व्यवस्था देखी, तामझाम देखा कानड़देव चौहान का, क्योंकि उन्होंने तैयारियां कर ली थी शादी को आगे खिसकाते, तब इस एन उल मुल्क मुल्तानी ने बोल दिया कि हम तो आपसे क्या करेंगे, सम्मानजनक संधि करेंगे, आप हमारे साथ कहाँ चलिए, दिल्ली चलिए राजा जी के, जो हमारे सुल्तान के पास। तब कानड़देव चौहान जाता है वहां पर, और वहां पर जब संधि की बात न करके अलाउद्दीन खिलजी इसको बताता है कि मैं जो राजपुताना का एक भी शासक है वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। तब कानड़देव चौहान बोलते हैं कि वो तो मैदान में पता चलेगा, आना कभी मैदान में। तो ये बात बोलकर ये वापस आ जाता है। तो ये चीज लिखी हुई है, कानड़देव को यह सम्मानजनक संधि का वादा करके अपने साथ दिल्ली ले गया, लेकिन अपमान होने पर कानड़देव वापस लौट जाता है। अब उसके बाद में जब ये वापस लौट गया, अब आक्रमण कहाँ होगा, सिवाना बाड़मेर वाला, याद आ गया। तो 1308 ईस्वी में सिवाना पर अलाउद्दीन का आक्रमण होता है, सुल्तान स्वयं आता है। सिवाना बाड़मेर का किला हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माता वीर नारायण पंवार था। अलाउद्दीन के आक्रमण का सामना शीतलदेव, इसको सातलदेव लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, सातलदेव और सोम जो कानड़देव के भतीजे थे, उन्होंने किया था इसका सामना। आगे देखिए, 2 जुलाई 1308 ईस्वी को कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में किला घेर लिया गया, सिवाना का किला, और 10 नवंबर 1308 ईस्वी को जीत भी लिया। सिवाना में जोहर है वो मेणादे के नेतृत्व में हुआ। सिवाना का जो पहला साका है वो 1308 ईस्वी में हुआ। विश्वासघाती कौन निकला यहाँ पर, बावला। इसने एकमात्र पानी के स्रोत बांडेलाव तालाब में गोरक्त मिला दिया। और अब जब इस किले को जीत लिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग था उसको ये दुर्ग सौंप दिया। याद कैसे रखोगे, कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया दुर्ग, ठीक है। अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम बदलकर क्या रख दिया, खैराबाद रख दिया। अब देखो है ना, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए। हालांकि ऐसे तो मैंने कहानी बताई तब बताया था कि सुल्तान के सेनानायक थे नाहर खां मलिक और खांदा दरा भोज, लेकिन उसके बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, अब ये सिवाना का हो गया सारा का सारा खेल। अब होता है जालोर का। अब जालोर में क्या होता है, जालोर में जो जोहर होता है वो जैतल देव के नेतृत्व में होता है। 1311 ईस्वी में जालोर का प्रथम शाखा होता है। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण होता है। विश्वासघाती निकलता है यहाँ पर दैया बिक्का, और इसकी पत्नी ने इसे मार दिया। एकदम फैक्ट लिखे हुए देखो, सीधा सेट करके, ऐसे नहीं कि पूरी लैंग्वेज लिख दी। कानड़देव वे वीरमदेव के नेतृत्व में होता है केसरिया।
अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदल कर रख दिया जलालाबाद। अलाई मस्जिद, जिसे अलाउद्दीन की मस्जिद भी बोलते हैं, का निर्माण करवाता है ये वहाँ पर। जालोर का नाम बदल कर ये जलालाबाद, ये 2 बार लिख दिया पॉइंट। फिरोजा है अलाउद्दीन की पुत्री, वो वीरमदेव से प्रेम करती थी और उसने यमुना में कूद कर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब इम्पोर्टेंट ये है फिरोजा की दहाई, ये 1-2 बार पूछा हुआ भी है। तो फिरोजा की दाई कौन थी, गुलबी हिस्त। दाई माने जो संरक्षण करने वाली, पालन पोषण वगैरह, संरक्षक। अब ये जो जानकारी है वो कहाँ मिलती है, तो कानड़देव की जो जानकारी से संबंधित जो स्रोत हैं वो है पद्मनाभ। तो पद्मनाभ के हैं आपके जो कानड़देव और वीरमदेव सोनगरारी बात। ये कानड़देव के बारे में जानकारी मिलती है एक तो पद्मनाभ में और एक वीरमदेव सोनगरारी बात में। नैणसिरी ख्यात जो मूणोत नैणसी के द्वारा लिखी हुई उसमें भी जानकारी मिलती है कानड़देव के बारे में। खजाइन उल फुतुह जो अमीर खुसरो का ग्रंथ है उसमें भी ये जानकारी मिलती है। और तारीख फरिश्ता जो फरिश्ता का ग्रंथ है उसमें भी ये जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी के स्रोत हैं, कानड़देव से संबंधित जानकारी के स्रोत। आगे देखिए, फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने अपने ग्रंथ तारीख फरिश्ता में जालोर पर आक्रमण का कारण कानड़देव का अलाउद्दीन के दरबार से सुल्तान को लड़ने की चुनौती देकर आना बताया है। अब जो फारसी इतिहासकार है फरिश्ता, वो बताता है कि जालोर पर आक्रमण का मेन कारण क्या था, वो फिरोजा की शादी वाला नहीं था। मेन कारण ये था कि जब संधि के लिए वहां लेके गया ना, वो इसका जो शासक था, शासक क्या, इसका जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने बोला ना कि चलो वहां पर हम क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद जब वो अलाउद्दीन वो लाइन बोलता है कि कोई भी राजपुताने का शासक मेरे सामने टिक नहीं सकता, तब जो कानड़देव वहां चुनौती देख रहा था ना, वो चुनौती ही इस जालोर दुर्ग पर होने वाले आक्रमण का कारण थी। लेकिन जो मूणोत नैणसी है, उन्होंने अपनी ख्यात, मूणोत नैणसीरी ख्यात, ये नाम था उस ख्यात का, और कानड़देव प्रबंध में इस युद्ध का जो कारण है वो सुल्तान की बेटी फिरोजा का कानड़देव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम हो जाना है तथा वीरमदेव व कानड़देव द्वारा उससे विवाह के लिए इनकार कर देना बताया है। अब अलग अलग इतिहासकार के अपने अलग अलग मत हैं। तो ये जो फैक्ट थी, जो मेन पॉइंट थे फैक्ट, वो हमने पढ़ लिए। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, ये नोट्स हैं, ये पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कहानी थी वो मैंने पूरी की पूरी इस पेज पर समझा दी। ये जो कहानी है आप वीडियो को दोबारा देखकर और सुन सकते हैं। नोट्स थे वो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिए। तो ये अपने जालोर पर बने 2 पार्ट, ये दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट कल अपलोड कर दिया। अब देखो शेष क्या क्या बचा है, हमने क्या क्या पढ़े, शुरू से देखिए। हमने सबसे पहले पढ़े हैं जो एंशिएंट कल्चर है उसके बारे में पढ़ा। अब आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में राजस्थान का इतिहास नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पहला वीडियो है कालीबंगा पर। एक तो वीडियो है शुरू में सिलेबस डिस्कशन का, उसके बाद में कालीबंगा पर, उसके बाद में आहड़ पर, उसके बाद में एक वीडियो है गणेश्वर और बेराट दोनों को मिला के। उसके बाद में हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 to 18 सेंचुरी, गुर्जर प्रतिहार पर वीडियो है, चौहान ऑफ अजमेर पर 3 वीडियो बने हुए हैं। ये सब सीक्वेंस से ऐसे जैसे अपन सिलेबस में नीचे आ रहे हैं ना, वैसे वीडियो बने हुए। अब रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत के मेवाड़ से जो संबंध है इस पर 4 वीडियो बने हुए हैं। और रणथंबोर, दिल्ली सल्तनत के रणथंबोर के साथ जो संबंध है इस पर भी 2 या 3 वीडियो हैं। और दिल्ली सल्तनत के जो जालोर से संबंध है उस पर 2 वीडियो हैं। एक कल अपलोड किया, एक आज हो जाएगा। तो ये इतने वीडियो सारे देखना ताकि आप क्या आ जाओ, हमारे बराबर आ जाओ जहाँ पर अभी सिलेबस चल रहा है, ठीक है। क्योंकि नए विद्यार्थी अभी खूब जुड़े हैं आज और कल में। अब कल से हम शुरू करेंगे जो मुगलों के सांगा के साथ संबंध थे, प्रताप के साथ थे, जो आमेर वाले मान सिंह के साथ थे, जो चंद्रसेन के साथ थे, जो और राय सिंह ऑफ बीकानेर और राज सिंह ऑफ मेवाड़, इनके मुगलों से क्या संबंध थे उनको लेकर भी हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। फिर सांगा पर अलग से वीडियो बनेंगे, प्रताप पर, ऐसे सिस्टम से। उसके बाद में हमको हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, इसमें 1857 की क्रांति वाला वो पढ़ना है। उसके बाद पीजेंट किसान आंदोलन और जो जनजाति आंदोलन है वो पढ़ेंगे। और बाद में पढ़ेंगे प्रजामंडल, उसके बाद में एकीकरण, उसके बाद में रोल ऑफ वुमन ड्यूरिंग मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, जो महिलाओं का योगदान है वो पढ़ेंगे। और यहाँ तक पढ़ने के बाद में अपने राजस्थान की हिस्ट्री क्या हो जाएगी कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद में कला संस्कृति वगैरह आगे पढ़ते जाएंगे। ये इतना राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपकी तरफ से कोई सुझाव हो वो भी आप हमको व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और या फिर वीडियो के कमेंट में दे सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।